दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम हर दिन लोगों का समय और पैसा बर्बाद कर रहा है। सीआईआई की रिपोर्ट में गुरुग्राम से कनॉट प्लेस और जेवर एयरपोर्ट तक 4.7 किलोमीटर के पायलट एयर कॉरिडोर की बात कही गई है। ये यात्रा 1 से 2 घंटे की बजाय सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरी हो सकती है। आइए सुनते हैं इस बारे में एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष गोयल ने क्या कुछ कहा। भारत में ट्रैफिक से निपटने के लिए अब एयर टैक्सी की जो है प्लानिंग चल रही है कि दिल्ली एनसीआर से लेकर गुड़गांव तक और नोएडा तक ये प्लानिंग इसलिए बनाई गई है कि जो दिल्ली एनसीआर के अंदर ट्रैफिक का जोन है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिरकार एयर कॉरिडोर बनाना दिल्ली के एनसीआर के अंदर या फिर भारत के अंदर संभव है या नहीं। ये सारी जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार ये जो प्लानिंग है वो भारत के अंदर कितना सक्सेसफुल है। देखिए, पूरी दुनिया में बहुत सारी एयर टैक्सीज चल रही हैं और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मैनहट्टन तक भी एयर टैक्सी है और बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को वहां पर फ्री वे एयर टैक्सी दी जाती है। आई हैव पर्सनली बीन ऑन दैट एयर टैक्सी। सो इसी तरीके से अब हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में है और कई बार हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं गुड़गांव पहुंचने के लिए। तो बिजनेसमैन के लिए जितना पैसा जरूरी है उतना टाइम जरूरी है, बिकॉज टाइम इज मनी। तो उसके लिए एयर टैक्सी बहुत जरूरी है और नॉट ओनली फॉर दैट, गुड़गांव में इस टाइम वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं। एयर एम्बुलेंस भी हमें चाहिए जो कि एयरपोर्ट से सीधा एयरलिफ्ट करके सीधा हमें वेदांता हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पैसेंजर को ले जाए। इस टाइम ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि इवन एम्बुलेंस का आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए एयर टैक्सी इज द नीड ऑफ द आवर। और जहाँ तक सेफ्टी की बात है, दे आर एज सेफ एज अ शेड्यूल कैरियर, क्योंकि जो शेड्यूल कैरियर उड़ता है और जो चार्टर फ्लाइट्स और जो छोटे प्लेन्स उड़ते हैं उनका एयर कॉरिडोर नीचे होता है कंपेयर टू अदर बिगर प्लेन्स। तो इनका एयर कॉरिडोर हर एयरलाइन का फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एक एयर कॉरिडोर होता है, जिसके लिए जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल बना हुआ है एयरपोर्ट पे, दिल्ली का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, दैट इज अनफ टू डू दिस। और अगर सेपरेट उसकी जरूरत होगी तो सफदरजंग एयरपोर्ट पे भी बन सकता है, क्योंकि इनके छोटे प्लेन्स के लिए लैंडिंग स्ट्रिप बहुत छोटी चाहिए और इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जैसे रोड है, रोड के ऊपर भी जहाज जा सकता है। अब देखिए कई कंट्रीज में, जैसे मैं अभी पीछे जापान गया था, जो जापान में एक सड़क के ऊपर दूसरी सड़क, दूसरी सड़क के ऊपर तीसरी सड़क, तो 3-3 मंजिली सड़कें चल रही हैं। तो एयर कॉरिडोर सिर्फ मुमकिन ही नहीं, ये एक नेसेसिटी है, इसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा। दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में जितने हमारी मेट्रोज हैं, जैसे मेट्रो बहुत जरूरी है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में एयर टैक्सीज और सी प्लेन्स के लिए भी इस बजट में हमें एलोकेशन मिली है। तो सी प्लेन्स भी नॉर्थ ईस्ट में और बहुत सारी जगह जहां पर एयरपोर्ट्स नहीं भी हैं, वहां सी प्लेन लेक के ऊपर भी लैंड कर सकता है, रिवर के ऊपर भी लैंड कर सकता है, बड़ा चौड़ा रिवर हो तो। सर, लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो दिल्ली एनसीआर के जो छतें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो तैयारी की जा रही है कि छतों पे जो चेंजिंग होंगी वहां पे एयर टैक्सी को फ्लाइंग किया जाएगा, लेकिन क्या वो छतें मजबूत है इस तरह से कि उन्हें वहां पे लैंडिंग कराई जा सके? नहीं, हर छत के ऊपर थोड़ा ना लैंडिंग होगी। यूसी अब जैसे आप देखिए बॉम्बे में नारीवान पॉइंट पे जो एयर इंडिया की बिल्डिंग है उस पे एक हेलीपैड बना हुआ है, हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। तो ये तो बिल्डिंग्स को, जो बिल्डिंग बनती हैं उनके ऊपर अगर आपने हेलीकॉप्टर या एक ऐसा प्लेन लैंड कराना है तो उस हेलीकॉप्टर ही लैंड कर सकता है, दूसरा प्लेन तो लैंड नहीं कर सकता। तो हेलीकॉप्टर के लैंड करने के लिए हर छत के ऊपर नहीं लैंड कर सकता। देयर हैज टू बी हेलीपैड
हेलीपैड जैसे गुड़गांव में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर हेलीपैड बन सकता है, काफी ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर हेलीपैड बन सकता है आपके, तो वो एरियाज आइडेंटिफाई करे जाएंगे। जैसे एयरपोर्ट के लिए लैंड आइडेंटिफाई करा जाता है, हेलीपैड्स के लिए लैंड आइडेंटिफाई करा जाएगा, और वहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक नेविगेशनल, एयर नेविगेशनल इक्विपमेंट वगैरह सारे लगाए जाएंगे। सर डीजीसी, अगर बात करूं डीजीसीए के नियमों की, तो वहां पे डीजीसीए के जो नियम है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है? नहीं, ऑलरेडी डीजीसीए इस पे काम कर रहा है। ऑलरेडी डीजीसीए में अभी देखिए कुछ कार्गो ड्रोन्स भी निकली हैं जो कि हैवी वेट को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे। तो चाहे वो एयर टैक्सी हो चाहे कार्गो ड्रोन हो, उन्होंने एक फिक्स कॉरिडोर पे उड़ना है, और उसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेविगेशन बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ से उड़ेगा वहाँ पर भी कंट्रोल ज़रूरी है, और जहाँ लैंड करेगा वहाँ पर भी है। सर एक सवाल और है कि खराब मौसम में क्या एयर फ्लाइंग टैक्सी जो है वो सुरक्षित है या फिर नहीं, और सुरक्षित है तो कितने हद तक है? देखिए, आजकल मॉडर्न साइंस इक्विपमेंट इतना है, जो बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, जैसे जो पूना के पास जो दुर्घटना हुई वो विजिबिलिटी के कारण हुई। तो अगर विजिबिलिटी लो है तो एयर टैक्सी भी नहीं उड़ेगी, हवाई जहाज भी नहीं उड़ेगा। तो हर एरोप्लेन की एक विजिबिलिटी रेंज होती है, और उस रेंज का होना जरूरी है। तो मौसम खराब होगा तो उस टाइम नहीं ऑपरेट करेंगे। दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू ऑपरेशन। तो वेदर्स अगर ठीक नहीं है तो उस वेदर में नहीं कोई भी, ना एयर टैक्सी ऑपरेट करेगी, ना ड्रोन एयर को ऑपरेट कर सकेगी, ना ही नॉर्मल प्लेन ऑपरेट कर सकेगी। सर इसमें बैटरी और जो चार्जिंग है वो किस तरह से होगी, और इसमें क्या अलग तरीके से इसमें कुछ बैटरी का रेंज होगा? नहीं, देखिए, डिपेंड करता है। अगर तो बैटरी ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट है या ड्रोन है, तो उसका जो जिस स्टेशन से टेक ऑफ करते हैं उससे उसकी सफिशिएंट चार्जिंग होती है, और चार्जिंग स्टेशन जो एरिया बनता है वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन होता है, और चार्जिंग स्टेशन जो भी होता है वो फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी का जितना है वो डबल लेवल की चार्जिंग होनी चाहिए, ताकि अगर आधे रास्ते से भी वापस आना पड़े तो इट कैन कम बैक। सर अब सबसे बड़ा सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आम जनता के लिए जो किराया होगा वो किस तरह से किफायती होगा, और कितना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, कितना उनके बजट के हिसाब से हो सकता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक टाइम था कि एयर ट्रैवल जो थी वो सिर्फ बहुत ही अमीर आदमी जा सकता था। तो जैसे जैसे एयर ट्रैवल बढ़ी और लो कॉस्ट एयरलाइंस आई, और जैसे जैसे ये सारी चीज डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होती है। जिस दिन सप्लाई ज्यादा हो जाती है उस दिन एयर फेयर डाउन हो जाते हैं। यही हाल इन्हीं का होगा, एयर टैक्सीज का होगा, क्योंकि जैसे हर इक्विपमेंट की, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो एयर टैक्सी हो, चाहे एक ड्रोन हो, हर इक्विपमेंट की एक डीओसी होती है, विच इज अ डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर उसकी एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है हर एयरलाइन या हर प्रोजेक्ट, उसमें ये देखा जाता है कि भाई जो हमारी कॉस्ट है उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट कवर होके हमें थोड़ा मार्जिन मिल रहा है, उस हिसाब से फेयर रखा जाता है। तो आगे बड़े इक्विपमेंट आ जाएंगे, ज़्यादा पैसेंजर्स होंगे तो कॉस्ट नेचुरली कम आ जाएगी। पर ये कहना कि एयर टैक्सी में आम आदमी उठ सकेगा इन द बिगनिंग, वो मुमकिन नहीं है। आम आदमी के लिए मेट्रो जैसी जो हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, अब आप देखिए कि भारत इतनी तरक्की कर रहा है कि आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। कहाँ हमारी 30th के करीब पोजीशन थी, आज हम 4थी पोजीशन पे हैं एज एन इकोनॉमी। तो अब हम मुंबई से दुबई तक हमारा अंडर सी कॉरिडोर, अंडर सी ट्रेन जाएगी सुपर स्पीड पे, और जो बुलेट ट्रेन है वो हवाई जहाज की स्पीड से जाती है। तो आम आदमी के लिए हो सकता है कि अभी
जैसे मेट्रो जारी है गुड़गांव तक, पर गुड़गांव से एयरपोर्ट तक की मेट्रो नहीं है। हालांकि कनॉट प्लेस से आप जाना चाहें या धौलाकुआं से जाना चाहें तो आप एयरपोर्ट बड़ी फास्ट जा सकते हैं। तो वो एक छोटा सा लिंक है। अगर कल को वो भी मेट्रो से लिंक हो जाएगा तो एयरपोर्ट भी पास आ जाएगा। तो दिल्ली से जैसे दिल्ली से एयरपोर्ट आप 15 मिनट में पहुंच जाते हैं, इसी तरीके से आप दिल्ली से गुड़गांव भी पहुंच सकते हैं अगर वहां पर डायरेक्ट। तो आम आदमी के लिए तो वही होगी। सर एक सवाल और बनता है कि जो एयर टैक्सी है वो 24/7 इसकी सुविधा जो है वो प्रोवाइड हो सकती है? देखिए, शुरू में तो नहीं होगी 24/7, बिकॉज इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज होती हैं। सिर्फ एयरपोर्ट पे नहीं, बट पूरा एयर कॉरिडोर जो है वो 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन सवाल एक और बनता है सर कि कितनी उड़ानें जो है दिन में संभव हो सकती है, जैसे 2, 4, 5 या फिर 10 या फिर कितनी ज्यादा हो सकती है? नहीं, उड़ानों का तो डिपेंड करता है ना कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर से लेकर गुड़गांव तक, तो उन दोनों के बीच में जो है दिल्ली एनसीआर हो गया फिर गुड़गांव हो गया, इन सब के बीच की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो सकती है? देखिए, शुरू में तो 3-4 फ्लाइटें मॉर्निंग में, 3-4 फ्लाइटें दोपहर को, 3-4 फ्लाइटें शाम को, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड, कोई भी ऑपरेटर जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकेगा कि प्लेन को खाली ले जाए। तो या तो मॉर्निंग में टाइम होता है रश का, तो मॉर्निंग में ही ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेट होंगी, या फिर इवनिंग में जब वापस आते हैं लोग ऑफिस से तब जब रश का टाइम होता है। और दोपहर को भी कोई हवाई जहाज से आता है, इट हैज़ टू कनेक्ट। जो एयरपोर्ट पे लोग आते हैं, और एयरपोर्ट से ही मुझे लगता है सर्विस शुरू होगी, और कल को कनॉट प्लेस से भी हो सकती है शुरू। सर जो अभी सरकार की तरफ से जो प्लानिंग चल रही है वो है कि दिल्ली एनसीआर का और कनॉट प्लेस जो है कि दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक, यहाँ तक की प्लानिंग चल रही है। हालांकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से जो इलाका है यहाँ से जो तैयारी चल रही है वो किस तरह से और कितना संभव लगता है? देखिए, बहुत बहुत पॉसिबल है, और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी ऑर्डिनरी चीज है। और आजकल बहुत बड़े बड़े शहरों में एयर टैक्सी सर्विसेज है, तो भारत में भी होंगी और बहुत पॉपुलर होंगी। सर एक सवाल मेरा लास्ट है कि इसमें जो है वो पायलट की तैयारी किस तरह से होगी, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होगी? नहीं, देखिए, ये तो हमारे बजट में भी कहा गया था, और बहुत सारे पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत है भारत में। जब हमारी एयरलाइंस इस टाइम 1000 से ऊपर ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, जिस टाइम हमारी कंट्री में 2-3 हज़ार जहाज हो गए, तो एक तो कंजेशन, एयर कंजेशन बहुत हो जाएगा, कॉरिडोर्स बहुत ओवर क्राउडेड हो जाएंगे। तो एक प्लेन एक लेवल पे उड़ता है, दूसरा प्लेन दूसरे लेवल पे उड़ता है, तो ये इनको एयर कॉरिडोर कहा जाता है। तो ये पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट हर चीज में टाइम लगता है, धीरे धीरे होगा, ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। सर लेकिन अगर एयर टैक्सी आने की वजह से आपको लगता है कि जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन पे कंट्रोल पाया जा सकता है एयर टैक्सी आने के बाद? नहीं, देखिए, ट्रैफिक पोल्यूशन का एक बहुत छोटा सा कारण है। पोल्यूशन का मेन कारण है जो स्टबल बर्निंग है हमारे दिल्ली एनसीआर के आसपास जो गांव में, जब तक उसका सोल्यूशन नहीं होता वो सोर्स प्रॉब्लम है। और अभी काफी सारी गाड़ियां भी बैटरी ऑपरेटेड हो गई हैं। अभी गडकरी जी ने पीछे अनाउंस करा है कि पानी से और हाइड्रोजन से भी ऑपरेटेड गाड़ियां और बसेस आएंगी। तो पोल्यूशन तो इससे भी कंट्रोल हो जाएगा, पर पोल्यूशन का मेन कारण जो स्टबल बर्निंग का है आसपास गांव में, जब तक उस पर निरंतर नहीं आएगा दिल्ली में पोल्यूशन नहीं कंट्रोल हो सकता। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरह से आपने जानकारी दी, जिस तरह से सर ने बताया कि अब दिल्ली एनसीआर के अंदर और नोएडा से लेकर आप गुड़गांव तक आराम से एयर टैक्सी से ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार आम जनता की बात करें तो आम जनता के लिए भी किफायती हो सकता है आने वाले समय में। कैमरामैन विवेक के साथ तनु चौधरी, दिल्ली। जी हाँ, खराब मौसम में सुरक्षा के लिए रेडेंट सिस्टम
ऑटोनॉमस कंट्रोल और इमरजेंसी लैंडिंग की व्यवस्था जरूरी है। बैटरी रेंज और चार्जिंग की दक्षता पर काम करना होगा ताकि एक दिन में कई उड़ानें संभव हो। शोर, प्रदूषण और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर भी नई नीतियां बनानी होंगी। फ्लाइंग टैक्सी आर्थिक रूप से लाभदायक तब होगी जब टिकाऊ फंडिंग मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट टू रूफटॉप वर्टिपोर्ट नेटवर्क मजबूत हो। सरकार और बैंक साझेदारी से सब्सिडी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग कर सकते हैं। आम लोगों के लिए शुरुआती किराया महंगा होगा, लेकिन जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा किराया कम हो सकता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।